Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को अयोध्या के राम मंदिर में कम से कम 7 करोड़ रुपए की चोरी के सबूत मिले हैं। इसमें से 2 करोड़ रुपए एसआईटी ने बरामद भी कर लिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये चोरी कैसे हुई और ये चोरी पकड़ी कैसे गई। इसके साथ ही आपको देश के 5 सबसे बड़े मंदिरों के मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे और ये दिखाएंगे कि इन मंदिरों में चढ़ावे को कैसे मैनेज किया जाता है। आज की दूसरी खबर वेनेजुएला में भूकंप के बारे में है, जहां 589 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भूकंप के बाद से ही 50,000 लोग लापता हैं। अब इनमें से कितने जिंदा बचे हैं ये कहा नहीं जा सकता। 24 जून को वेनेजुएला की तरह जापान में भी 7.2 की तीव्रता का एक भूकंप आया था। आज हम जापान और वेनेजुएला की तुलना करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वेनेजुएला में ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ की बिल्डिंग्स जापान के मुकाबले बहुत ही घटिया क्वालिटी की थीं। हमारे लिए भी यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि अपने ठंडे और सुहावने मौसम के लिए मशहूर यूरोप में लोग आजकल गर्मी से कितने परेशान हैं। इस समय यूरोप में तापमान 40 से 44 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यूरोप में आमतौर पर इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए वहां के ज़्यादातर घरों में पंखे और एयर कंडीशनर्स भी नहीं हैं। और यही वजह है कि अब वहां के बाज़ारों में पंखे और एसी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को चिंता में डालने वाली खबर है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए यह सबसे शुभ दिन था। उस दिन हर हिंदू भावुक था। जो लोग इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए और टीवी पर भगवान श्री राम की ये तस्वीरें वो देख रहे थे प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने ही भगवान श्री राम की आरती उतार रहे थे। टीवी पर राम मंदिर की भव्य तस्वीरें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। करोड़ों लोग अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि अपने जीवन काल में उन्होंने राम मंदिर के दर्शन कर लिए और उनके जीवन काल में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। आप सबको याद होगा वो दिन। आप ऐसे बहुत सारे लोग भी उस दिन रोए होंगे भावुक होकर कि चलिए हमारे अपने जीवन काल में हमने भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर भी देख लिया, अब और क्या बचा है। तब देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद जिस राम मंदिर की स्थापना हुई, कुछ भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ 2.5 साल में ही उस पर दाग लगा देंगे। आज अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आपके लिए 2 बड़ी खबरें हैं। पहला, राम मंदिर में लगभग 7 करोड़ रुपए के चढ़ावे की चोरी हुई है और इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने चढ़ावा चोरी करने वालों में से 2 करोड़ रुपए अभी तक उनसे रिकवर भी कर लिए हैं। तो बड़ी बात देखिए क्या है, ये जो पूरा घोटाला है, जो चोरी है, ये लगभग 7 करोड़ रुपए की है और इस 7 करोड़ रुपए में से एसआईटी ने 2 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए हैं। तो पहली खबर यह है। और दूसरी खबर यह कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने
नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय एक बहुत बड़ा नाम है और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि चंपत राय ने अब इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले ही इस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 8 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। आज पूरे देश के मन में, आप सबके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे हो रही थी और यह पूरा मामला पकड़ा कैसे गया। तो ये पूरी कहानी इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी में छिपी हुई है जो राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करते थे। तो सोचिए, जिन लोगों पर इस चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, इस चढ़ावे को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी थी, वही लोग इसकी चोरी करने लगे। इन पर आरोप है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ये आरोपी नोटों की गड्डियां चोरी करके काउंटिंग रूम के पास ही बने एक बाथरूम में छिपा दिया करते थे और बाद में मौका मिलते ही नोटों की इन गड्डियों को वहां से निकाल लेते थे और फिर वहां से ले जाते थे। राम मंदिर में जो दान आता है, जो चढ़ावा आता है, उसकी गिनती 2 शिफ्टों में होती है और कुल मिलाकर 20 कर्मचारी इसकी गिनती करते हैं और इसकी सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग भी होती है, क्योंकि जहां ये गिनती होती है, जो काउंटिंग रूम है, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये चोरी रुकी नहीं, चोरी चलती रही। पिछले 2.5 वर्षों में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ खास कर्मचारियों की जीवन शैली अचानक से बदल गई थी। इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, इनके लाइफस्टाइल इनका बदल गया, महंगे कपड़े पहनने लगे, कलाई पर महंगी घड़ियां, महंगे फोन। यानी इन्हें देखकर किसी को भी यह शक होगा कि इन लोगों के जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इनके पास रातों रात इतना पैसा आ गया और इन्हें देखकर लगता है कि इनके पास पैसा आ रहा है। और इसी बदलाव से इन लोगों पर शक हुआ और फिर इस चोरी का भी खुलासा हुआ जब जांच की गई। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी यानी मास्टरमाइंड रमाशंकर यादव है। इसे लोग टिन्नू यादव के नाम से भी जानते हैं। एक दिन पहले ही यूपी पुलिस रमाशंकर यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। रमाशंकर यादव ही राम मंदिर में दान पात्रों की देखरेख करता था और उन्हें गिनती के लिए बेसमेंट तक लेकर जाता था। यूपी पुलिस के मुताबिक रमाशंकर यादव के पास ही मंदिर की दान पेटियों, कैश काउंटर्स और काउंटिंग रूम की चाबियां भी थी। रमाशंकर यादव पहले चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था और उनका बहुत करीबी व्यक्ति माना जाता है। चंपत राय का विश्वास पात्र होने की वजह से राम मंदिर में रमाशंकर यादव का काफी प्रभाव था। वर्ष 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रमाशंकर यादव मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज में शामिल हो गया। राम मंदिर के मैनेजमेंट में रमाशंकर यादव की इतनी पैठ थी कि इसके आदेश पर मंदिर में दाखिल होने का पास भी जारी हो जाता था। कहने को तो रमाशंकर यादव की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये महीना थी, लेकिन इसका लाइफस्टाइल लगातार बदल रहा था। इसकी कलाई पर महंगी घड़ी होती थी, जेब में महंगा फोन और अब यह हमेशा अच्छे महंगे कपड़ों में दिखाई देता था। आरोप है कि रमाशंकर यादव ने चढ़ावे की चोरी करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। रमाशंकर यादव की पत्नी पूनम यादव का हालांकि ये कहना है कि ये सारे ही आरोप गलत हैं और ये जो बयान है ये रमाशंकर यादव की गिरफ्तारी से पहले का है, लेकिन आज आपको पूनम यादव का ये बयान, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कह रहे घर से सोना लेके निकले। जी ऐसा कुछ भी नहीं। गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया, ले गए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया। बताया जा रहा इनकी छवि को गंदा किया जा रहा। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। जो मकान भी बताया जा रहा है, मकान मेरा 2008 का वो खरीदा है। राम मंदिर फैसला आने के पहले 2015 में बन गया है वो जी। और जो मेरे पास है वो सब पारदर्शी है, कोई घोटाला कोई कुछ मैंने नहीं किया है। तो पहला नाम जो आरोपी है वो हमने आपको बता दिया। दूसरा नाम है लवकुश मिश्रा। ये भी चढ़ावे की गिनती किया करता था और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को इसके घर से 10 लाख रुपए कैश
10 लाख रुपए नकद मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसने कई प्रॉपर्टी खरीदी और वो अपना नया मकान भी इस समय बनवा रहा था। लव कुश राम मंदिर में नौकरी मिलने से पहले एक कार मैकेनिक का काम करता था और अब ये भी आरोपियों में से एक है। तीसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा। इसका काम था दान पात्र में मौजूद नकद रुपयों यानी कैश को गिनना। आरोप है कि इसी दौरान वो नोटों की गड्डियों को चुराकर उन्हें काउंटिंग रूम के पास एक बाथरूम में छिपा देता था और बाद में उन गड्डियों को वहां से निकाल लेता था। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने अयोध्या में लगभग 65 लाख रुपए का एक मकान भी खरीदा और इसके साथ ही उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी जांच इस समय की जा रही है। चौथा आरोपी है मनीष यादव। यह भी मंदिर के दान पात्र से निकले कैश की गिनती करता था। जांच के दौरान मनीष यादव के घर से लगभग 36 लाख रुपया कैश मिला। अब बड़ा सवाल यही है कि हर महीने सिर्फ 20,000 रुपए 25,000 रुपए की सैलरी पाने वाले लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी रकम कहां से आ रही है। पांचवा आरोपी है करुणेश पांडे। इसकी जिम्मेदारी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक पहुंचाना और चढ़ावे की गिनती करना था। इसने भी चढ़ावे की चोरी की और फिर कई जगहों पर इसने प्रॉपर्टी खरीद ली। छठा आरोपी है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। यह कैश की गिनती करने वाले स्टाफ की निगरानी करता था, लेकिन इसने भी अपनी निगरानी में बेईमानी की। सातवां आरोपी है अविनाश शुक्ला। यह भी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने और गिनती करने वाली टीम में शामिल था और इस पर भी दान में मिले रुपयों की चोरी करने का आरोप है। और आठवां आरोपी रमाशंकर मिश्रा। इसकी जिम्मेदारी दान पात्र का मैनेजमेंट और निगरानी की थी और इस पर भी बाकी आरोपियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी करने का आरोप है। अयोध्या की एक अदालत ने इन सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी आरोपियों के पास लगभग 28 लाख रुपए हैं। इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से इन्हें 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एक नई बात यह है कि इन 8 आरोपियों के अलावा चढ़ावे की चोरी में लगभग 5 से 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा जाल है चोरी करने वालों का, ये महापाप करने वालों का, ये इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। जो ये अयोध्या राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जो मंदिर है, वहाँ जो ट्रस्ट है, जो वहाँ दान पात्र लगे हुए हैं, जो वहाँ के श्रद्धालु आते हैं, जो भी आते हैं देश दुनिया से आते हैं, उनके द्वारा जो धन के रूप में, आभूषण के रूप में जो उसमें चढ़ावे उसमें होते हैं, उसमें ट्रस्ट कर्मी द्वारा उनके चोरी, गमन और भ्रष्टाचार के मतलब साक्ष्य सामने आए थे, जो पुलिस को जो है मतलब प्राप्त हुए थे इनपुट, और इसमें SIT द्वारा जाँच भी की गई थी, मतलब उसमें की गई थी। उसी के क्रम में जो FIR हुआ है, इनका रिमांड लिया गया है और ये जो है रिमांड के क्रम में इनको जेल भेजा जा रहा है। उसमें लगभग 8 लोग हैं जिनके नाम क्रमशः अनुकल्प मिश्र हैं, करुणेश पांडे हैं, मनीष कुमार यादव हैं, लवकुश मिश्रा हैं, रमाशंकर मिश्रा हैं, अविनाश शुक्ला हैं, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं, सुभाष श्रीवास्तव हैं। 8 लोग हैं। अज्ञात काला में अभी विवेचना के क्रम में विवेचना जारी रहेगी। अब मास्टरमाइंड, अब ये विवेचना का विषय है। अभी पूरे ने ये रिमांड जो है, रिमांड प्रथम दृष्टया दिया, पैसे 79,85,493 रुपए का बरामद हुआ है अलग अलग अमाउंट के रूप में अभियुक्तों के पास से। जुर्माना अभी नहीं, ये तो जजमेंट के स्टेज पर लगता है। अभी तो केवल सबसे ज्यादा पैसा ये विवेचना का विषय, क्योंकि हम लोग अभी एक प्रथम दृष्टया रिमांड कराया गया है, इनको दोषी पाते हुए जो रिमांड करा दिया गया है। आगे विवेचना जारी रहेगी। अब आपको ये बताते हैं कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ये आरोपी कैश की चोरी कैसे करते थे। राम मंदिर के परिसर में ही एक काउंटिंग रूम है और यहीं पर दान पात्रों से निकले कैश और आभूषण, सोना, चांदी, जो भी लोग चढ़ावे में लाते हैं उस सब को यहाँ लाया जाता है। वहाँ जो नकद पैसा होता है उसकी गिनती होती है, नोटों के बंडल बनाए जाते हैं और सोना, चांदी और आभूषणों को अलग अलग करके पैक किया जाता है। काउंटिंग रूम में दान की गिनती के बाद सभी आरोपी रिकॉर्ड में असली रकम से कम पैसा दर्ज किया करते थे और बाद में इस कैश को आपस में बांट लिया करते थे। मतलब कि अगर पैसा आया है 1 लाख रुपया तो रिकॉर्ड में उसको रखते थे 50,000 रुपया या शायद उससे भी कम, और बाकी का पैसा ये अपने घर ले जाते थे। और ये देखने वाला कोई नहीं कि जो पैसा आ रहा है
हमारे देश के जो करोड़ों हिंदू हैं, अपनी आस्था के तौर पर वो जो पैसा, सोना चांदी, अपना आभूषण जो भी उनके पास है, वो भगवान श्री राम के चरणों में जो अर्पित करके जाते हैं, वो सही तरीके से उसकी एंट्री हो रही है या नहीं, ये कोई देखने वाला था ही नहीं। और यही कारण है कि ये सारे लोग मिलकर वो एंट्री गलत करते थे। जितना पैसा आ रहा था उससे कम की एंट्री होती थी और जो अंतर होता था उसे ये लोग अपने घर ले जाते थे। दान की गिनती का काम सीसीटीवी की निगरानी में होता था और सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मंदिर के चढ़ावे से कैश और गहने चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ भी की गई है। मंदिर के सीसीटीवी में सिर्फ 45 दिनों तक की रिकॉर्डिंग ही रहती है और उसके बाद यह रिकॉर्डिंग अपने आप ही डिलीट हो जाती है। दान की गिनती करने वाली टीम की रिक्रूटमेंट का कोई तय एसओपी नहीं था, यानी कोई बेंचमार्क नहीं था, और यानी ट्रस्ट के मैनेजमेंट के कहने पर ही इन लोगों को नौकरी पर रख लिया गया था। असल में जो ऐसे पद होते हैं, ऐसी जगहें जो होती हैं, यहाँ पर जब किसी की नौकरी लगाई जाती है, किसी की नियुक्ति होती है, तो उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं और उसमें पारदर्शिता होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो नियुक्ति हुई उसमें कोई नियम कानून का पालन नहीं किया गया और जो बड़े लोग थे, जो ट्रस्टी होंगे या जो भी वहां प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने अपने अपने लोगों को, अपने अपने विश्वास पात्र लोगों को वहां पर नौकरी पर लगा लिया, किसी नियम कानून को फॉलो नहीं किया। अब सवाल यह है कि यह आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कैसे कर रहे थे और मैनेजमेंट को इसके बारे में पता अब तक क्यों नहीं चला। इससे आप समझ सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मैनेजमेंट में कितनी ज्यादा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार रहा होगा। जिन लोगों ने भी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, वो इस घोटाले पर आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना। अब इस बात की क्या सच्चाई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। पर सारे लोग इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पे जांच हो, और जांच होना ऑलरेडी शुरू हो गई है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा हो, और जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें जांच करेंगी। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जांच देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, कहां तक ये जांच जाती है, किसका नाम इसमें आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे हैं वो कैसे डिलीट हो गए, कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ये सब तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं देखेंगी और फिर कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही चंदा चोरों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान राम सनातन धर्म की आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। पहले वो ये कहा करते थे कि भगवान श्री राम तो हैं ही नहीं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन जैसे ही ये चोरी का मामला आया अब वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी के पास चढ़ावे की चोरी को लेकर कोई सबूत है तो उसे एसआईटी को देना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। अब देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि चंपत राय ने आज इस्तीफा दे दिया है, और 79 वर्ष के चंपत राय का इस्तीफा राम मंदिर के इस चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। राम मंदिर में चोरी की खबरों के बाद से ही विपक्षी दलों के नेता लगातार चंपत राय पर सवाल उठा रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने इस्तीफा देकर एक प्रकार से इस पर चल रही राजनीति को खत्म करने की कोशिश की है। राम मंदिर में चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वर्ष 2020 में भारत सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की, तो चंपत राय को उसका महासचिव बनाया गया। वो लगभग 6.5 वर्षों तक इस पद पर रहे। राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट और चढ़ावे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। चंपत राय कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसका एक और अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में वो मंच पर भाषण दे रहे थे। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगभग 45 वर्ष पहले 1981 में ही चंपत राय आरएसएस से जुड़े थे। इसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में भी शामिल हुए। उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में घूम घूम कर राम मंदिर आंदोलन से वहां के लोगों को, युवाओं को जोड़ा। अयोध्या के इतिहास और वहां की हर गली कूचे के बारे में उनकी गहरी जानकारी की वजह से चंपत राय को अक्सर अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया और रामलला का रिकॉर्ड कीपर भी कहा जाता है। चंपत राय के इस्तीफे पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, और अगर ये खबर सही है तो फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसका माना जाएगा। अब आपको देश के 5 प्रमुख मंदिरों के बारे में बताते हैं। देश में हमारे कौन से ऐसे टॉप 5 मंदिर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा चढ़ावा मिलता है, जिन्हें सबसे ज़्यादा दान मिलता है। तो पहला है आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे आप तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को वर्ष 2024 और 25 में लगभग 1600 करोड़ रुपए का दान मिला था। दूसरा है महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर। वर्ष 2025 और 26 में इस मंदिर को लगभग 660 करोड़ रुपए का दान मिला था। तीसरा है जम्मू कश्मीर का माता वैष्णो देवी मंदिर। वर्ष 2023 और 24 के आंकड़े हमारे पास हैं, और उस साल श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को लगभग 230 करोड़ रुपए का दान दिया। चौथा है मुंबई का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। वर्ष 2025 और 26 में इस मंदिर को लगभग 182 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, और इसका बड़ा हिस्सा इन्हें दान में मिला था। और पांचवा है अयोध्या का श्री राम मंदिर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2024 और 25 में भगवान श्री राम के इस मंदिर को 153 करोड़ रुपए का दान मिला था। तो ये भारत के 5 सबसे बड़े मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु सबसे ज़्यादा चढ़ावा देते हैं, सबसे ज़्यादा दान में जो भी उनके पास है, नकद पैसा देकर जाते हैं, सोना चांदी देकर जाते हैं, आभूषण देकर जाते हैं, उनके घर में जो भी है
अपनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित करके जाते हैं। ये हैं भारत के 5 सबसे बड़े मंदिर चढ़ावे के हिसाब से। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा आघात है, उनके साथ विश्वासघात है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए राम मंदिर में कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब देखिए, भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें मैनेजमेंट के हिसाब से एक केस स्टडी के तौर पर हम फॉलो कर सकते हैं। कुछ मंदिरों के उदाहरण मैं आज आपको देना चाहता हूं। इनमें से एक है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर। आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ गए भी होंगे। इस मंदिर का पूरा प्रशासन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाथ में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। और इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन होते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वो इसके चेयरमैन हैं। उपराज्यपाल ही इस बोर्ड में 9 दूसरे सदस्यों को नियुक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग इसमें 10 सदस्य होते हैं। चेयरमैन होते हैं उपराज्यपाल। मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की साफ सफाई, मेंटेनेंस, फाइनेंस और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने की व्यवस्था सहित रोजमर्रा के सारे कामों की जिम्मेदारी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की होती है, जो एक आईएएस अफसर होता है। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इस सीईओ को नियुक्त करती है। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालुओं के आने के बावजूद वैष्णो देवी मंदिर का पूरा सिस्टम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है और यह बहुत पारदर्शी है। इसमें जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, उसमें 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म या संस्कृति की सेवा की हो। इसके अलावा 2 महिला सदस्य भी होती हैं जिन्होंने समाज सेवा या हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए कोई बड़ा काम किया हो। 3 ऐसे प्रोफेशनल्स नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें कानून की, फाइनेंस की जानकारी हो, जो मैनेजमेंट के अच्छे ज्ञाता हों, और ये बाहर के प्रोफेशनल्स होते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले 2 ऐसे गणमान्य लोग भी इसमें शामिल किए जाते हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं। और लगभग ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी है। इसी तरह राम मंदिर में भी एक सीईओ या एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना चाहिए, जिस पर मंदिर के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हो। इससे राम मंदिर का पूरा सिस्टम ज्यादा प्रोफेशनल, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। मंदिर में दर्शन से लेकर चढ़ावे तक जो जितने भी रख रखाव हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे बड़े फैसले लेने हो, हर प्रक्रिया के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। चंदे और चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में यह नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती जो होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, ये भी प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। इसका तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ट्रस्ट में कुछ बड़े लोग हैं और उन्होंने अपने अपने विश्वास पात्र लोगों को वहाँ पर नियुक्त करवा दिया और अपने अपने लोगों को वहाँ पर बैठा दिया। अब राम मंदिर में किसी भी प्रकार की जो नियुक्ति है वो भाई भतीजावाद या रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चढ़ावे की चोरी का सबसे बड़ा कारण असल में यही था। और जो एक अनप्रोफेशनल बोर्ड वहाँ पर बन गया था, जिसमें पारदर्शिता की जो पूरी कमी थी, ये उसका नतीजा है। अब श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के इस मामले में विपक्षी दलों के नेता लगातार राजनीति कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं गए, उन्होंने इस मंदिर का बहिष्कार किया। ये वो नेता हैं जो पहले कहते थे कि इस मंदिर की क्या आवश्यकता थी, इसकी जगह अस्पताल बनवा देते, इसकी जगह स्कूल बनवा देते। जो इस मंदिर से दूर रहे, जिन्होंने इस मंदिर का बहिष्कार किया, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही कई बार सवाल उठाए, लेकिन वही नेता अब वहां जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें इसी की राजनीति करनी है। आज अरविंद केजरीवाल को लगा कि यह बिल्कुल सही मौका है जब अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन किए जाएं। लेकिन केजरीवाल सिर्फ दर्शन करके ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में इस समय बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यानी मंदिर में जाकर ही वहीं खड़े होकर उन्होंने राजनीति करनी भी शुरू कर दी। ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां, अयोध्या के बाहर गया, कहां गया।
अरबों अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया? उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है? बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। दिल्ली से भी एक तो अब बड़ी बात यह है, देखिए कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भक्ति करने के लिए गए थे भगवान श्री राम के चरणों में, मंदिर में, या फिर राजनीति करने के लिए गए थे। तो दिखावा तो कर रहे हैं भक्ति करने का, लेकिन असल में वो वहाँ राजनीति करने गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों ने 15 वर्षों तक दिल्ली को बर्बाद किया, वो अब अयोध्या में भ्रष्टाचार का दावा कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में ये जो चोरी हुई है, जो अभी तक कहा जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए की चोरी है, हो सकता है इससे ज़्यादा की भी हो, ये कोई छोटी घटना नहीं है। हर वर्ष करोड़ों हिंदू श्रद्धालु राम मंदिर जाते हैं और अपनी श्रद्धा से वहाँ दान देते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में अपने घर से जो भी कुछ वो लेकर जा सकते हैं, उसे वहाँ अर्पित करते हैं। और इस दान की जो चोरी है, वो एक प्रकार से महापाप है। इस महापाप को भूलने में श्रद्धालुओं को बहुत समय लगेगा। अब आपको भूकंप से बर्बाद हो चुके वेनेजुएला की कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। भूकंप के 24 घंटे के बाद अब नई तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जिनमें भूकंप के बाद की भारी तबाही दिखाई दे रही है। कई बिल्डिंग्स गिरकर पूरी तरह से मलबा बन चुकी हैं और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। भूकंप से अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। हालांकि जो औपचारिक आंकड़ा है मरने वालों का, वो है 589। लेकिन बड़ी बात यह है कि 50,000 लोग अभी भी लापता हैं और कोई नहीं कह सकता कि ये 50,000 लोग इस समय कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आप वेनेजुएला में भूकंप के बाद की बर्बादी की तस्वीरें देखिए। कल तक ये तस्वीरें नहीं आई थी, लेकिन आज जो तस्वीरें आप देखेंगे, उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये भूकंप कितना बड़ा था और ये जो पूरा विषय है, ये कितना गंभीर है। सबसे दुखद बात यह है कि वेनेजुएला एक बहुत गरीब देश है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास संसाधनों की कमी है और इतनी बड़ी संख्या में ये जो वहाँ पर भूकंप से बर्बादी हुई है, इन सारी बिल्डिंग्स को ठीक करने में, इस सारे मलबे को हटाने में उन्हें न जाने कितना समय लगेगा। और इसके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता है,
वो संसाधन भी वेनेजुएला के पास शायद इस समय नहीं है। इतना बड़ा काम ये छोटा सा देश आखिर कैसे करेगा? वेनेजुएला की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, सिर्फ 3 करोड़। इतनी जनसंख्या सिर्फ दिल्ली और नोएडा को मिलाकर हो जाएगी हमारे देश में। लेकिन 3 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की किस्मत ही ऐसा लगता है बड़ी खराब है। पिछले 1 दशक में वेनेजुएला ने एक के बाद एक 3 बड़े संकटों को झेला है। वर्ष 2017 से लेकर 2021 के बीच वेनेजुएला में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। उनकी जो इकोनॉमी थी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। महंगाई ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर बढ़ी। IMF के मुताबिक वर्ष 2018 में वेनेजुएला में महंगाई दर 1,30,000% हो गई। आपने सुना है कभी? 1,30,000% महंगाई दर। महंगाई इतनी बढ़ गई थी वहां पर कि लगभग 2.5 किलो के एक चिकन की कीमत वहां की करेंसी में 1,46 लाख बॉलीवर हो गई थी। 1,46 लाख। उस समय ब्रेड के एक पैकेट को खरीदने के लिए भी लोग नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां लेकर बाजार में जाते थे। इसके बाद इस साल जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वहां पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई। और इस समय भी डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति हैं, मतलब अभी भी वहां पर कोई फुल टाइम राष्ट्रपति नहीं है। ऐसी स्थिति में अब वहां पिछले 125 वर्षों का सबसे बड़ा भूकंप आ गया। वेनेजुएला की तरह असल में जापान में भी 24 जून को ही एक और भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता भी 7.2 ही थी। मतलब ये उतनी ही तीव्रता थी भूकंप की जितनी वेनेजुएला की थी। लेकिन जापान में भूकंप के बाद ना तो कोई बिल्डिंग गिरी, ना ही कोई नुकसान हुआ, ना किसी की मौत हुई, बल्कि लोगों का जीवन पहले की तरह चलता रहा। नदियों में पानी का जल स्तर जरूर थोड़ा बढ़ गया, जो भूकंप के बाद अक्सर होता है, लेकिन इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जापान में भूकंप का एपिसेंटर आबादी से दूर समुद्र के नीचे था। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। जापान की एक नई तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए, जो भूकंप के समय की है। इसमें आप देखिए भूकंप आ रहा है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग गिरी नहीं, सारी की सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल स्थिर रही। देखिए, तो देखिए जापान में भूकंप का कितना तेज झटका था। कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, नुकसान भी नहीं हुआ। वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंतर में भूकंप के 2 बड़े झटके आए, जिनकी तीव्रता थी 7.2 और 7.5। जापान के मुकाबले वेनेजुएला में भारी तबाही हुई, और दोनों की अगर आप तस्वीरें देखें तो बिल्कुल दिन रात का अंतर आपको दिखाई देगा। जापान में सब कुछ स्थिर रहा, और वेनेजुएला में ताश के पत्तों की तरह एक एक करके बिल्डिंग्स नीचे ढह गई। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसकी 3 बड़ी वजहें हैं कि एक ही प्रकार का भूकंप आया 2 देशों में, लेकिन 2 देशों में तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला, वेनेजुएला में भूकंप का एपिसेंटर वेनेजुएला की राजधानी कराकास से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था, यानी एपिसेंटर जो था वो वेनेजुएला के बहुत करीब था। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एपिसेंटर के आसपास के सभी इलाके वेनेजुएला के बहुत घनी आबादी वाले शहर थे, इसलिए यहां पर नुकसान ज्यादा हुआ। शहरों के पास था एपिसेंटर, ऐसे जगहों पर था जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। दूसरा, वेनेजुएला पर वर्ष 2005 से ही आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए वहां की सरकार और लोगों के पास पैसे की भारी कमी है। वेनेजुएला अब एक बहुत गरीब देश है जिसके पास पैसा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस पर कोई खर्चा नहीं किया जाता। पैसा बचाने के लिए वहां के ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया गया। इस देश में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 3 सबसे भ्रष्ट देशों में वेनेजुएला का नाम भी आता है। बहुत भ्रष्ट देश है, इसलिए वहां बिल्डिंग्स बनाने में भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। बिल्डिंग्स बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जाता है, और
वहाँ पर नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, बिल्डिंग्स को लेकर जो नियम हैं, उन्हें कोई फॉलो नहीं किया जाता। और इस प्रकार की घटिया और कमज़ोर बिल्डिंग्स वहाँ बनाई जाती हैं जो भूकंप के झटकों को झेल ही नहीं पाती और एक ही भूकंप में वो गिर जाती हैं। ऐसा ही एक भूकंप वर्ष 2023 में तुर्की में आया था। इस भूकंप में लगभग 2 लाख बिल्डिंग्स तब गिर गई थी। 2 लाख बिल्डिंग, सोचिए, या तो गिर गई या उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में वहां की सरकार ने भूकंप के दौरान इतनी बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स गिरी कैसे, इसकी जांच की और पता चला कि ये बिल्डिंग्स इसलिए गिरी क्योंकि इनमें बहुत घटिया सामान लगाया हुआ था। ये सारी घटिया बिल्डिंग्स थी, सब भ्रष्टाचार की बिल्डिंग्स थी। और घटिया बिल्डिंग्स बनाने के आरोप में उस समय वहां की सरकार ने 184 बिल्डर्स, ठेकेदार, मैनेजर्स और बिल्डिंग्स के मालिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और तब उन्होंने यही कहा था कि भ्रष्टाचार की वजह से, ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, लालच में तुर्की में घटिया बिल्डिंग्स बनाई गई और वो एक भूकंप को भी झेल नहीं पाई। वेनेजुएला में भी बिल्कुल वही स्थिति है। वेनेजुएला में भूकंप से बाहरी तबाही की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है वहां की मिट्टी। अगर जमीन नरम या नदी की मिट्टी वाली हो तो भूकंप के झटके ज्यादा असरदार होते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बिल्कुल ऐसी ही मिट्टी है जिस पर यह ज्यादातर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे कारण ऐसे थे, लेकिन एक बड़ा कारण जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वो ये है कि ये बिल्डिंग्स घटिया मटेरियल की बनी हुई थी, ये बिल्डिंग्स कमज़ोर थीं और ये बिल्डिंग्स भूकंप रोधी नहीं थी। ये इस प्रकार से बनाई ही नहीं गई थी कि ये भूकंप को झेल सके। जबकि जापान में अच्छे मटेरियल से बिल्डिंग बनी थी और जापान में सारे नियम कानूनों को फॉलो करते हुए अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन था। आप हमेशा भूकंप को लेकर यही सोचते होंगे कि भूकंप से जो नुकसान होता है वो असल में भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है, एपिसेंटर कहाँ है उस पर निर्भर करता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि जापान जैसे देश जो है, जापान दशकों से भूकंप से होने वाली तबाही को लगातार कम करता जा रहा है। जापान में भूकंप आना अब कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ के लोगों को भूकंप की आदत पड़ चुकी है। रोज़मर्रा के जीवन में भूकंप आता ही रहता है और वहाँ कोई भूकंप की वजह से ना डरता है ना हैरान होता है, क्योंकि वहाँ हर साल, सोचिए, हर साल 2500 से ज़्यादा छोटे बड़े भूकंप आते हैं। सोचिए, एक साल में 2500 भूकंप। इसलिए वहाँ सभी बिल्डिंग्स को भूकंप रोधी बनाया जाता है, जिससे बिल्डिंग्स भूकंप के झटके आराम से झेल लेती हैं और बहुत जल्दी गिरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में कोई भी बिल्डर, आर्किटेक्ट या रियल एस्टेट कंपनी बिल्डिंग्स बनाने में बेईमानी नहीं कर सकती। अगर कोई बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, घटिया क्वालिटी का सामान लगाता है या डिज़ाइन में कोई गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ वहाँ की सरकार बहुत सख्त एक्शन लेती है। वर्ष 2005 में जापान में एक स्कैंडल हुआ था जिसे कहते हैं अनेहा स्कैंडल। ये बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें जापान के एक बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सख्त सजा दी गई थी। इस घोटाले में भूकंप रोधी डिजाइन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उसी के आधार पर बिल्डिंग्स का निर्माण कर दिया गया, जबकि ये बिल्डिंग्स भूकंप रोधी थी ही नहीं। उनके कागज नकली बना दिए गए। इस घोटाले के बाद वहां बिल्डिंग्स बनाने में नियमों को बहुत सख्त कर दिया गया और जापान में बिल्डिंग्स की मजबूती की लगातार जांच की जाती है। बिल्डिंग्स के निर्माण से पहले वहां के जियोलॉजिकल कंडीशन की पूरी जांच होती है। वहां के हालात क्या हैं, जैसे जमीन किस प्रकार की है, जमीन के नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं या मिट्टी है, और वो जगह भूकंप के किस जोन में आती है। जापान सिर्फ मजबूत बिल्डिंग्स ही नहीं बनाता, बल्कि वो अपने लोगों को भूकंप के लिए हमेशा तैयार रखता है। वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कुछ सेकंड पहले ही लोगों को अलर्ट कर देते हैं। नियमित रूप से मॉक ड्रिल्स होती हैं। ट्रेंड रेस्क्यू टीम्स हर समय भूकंप से निपटने के लिए तैयार बैठी होती हैं, बिल्कुल अलर्ट मोड में। ये भूकंप कभी भी आ सकता है। यानी पूरा की पूरा जो सिस्टम है वो कानून से, क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करता। और जापान और वेनेजुएला में भूकंप के अलग अलग असर से पता चलता है कि बिल्डिंग्स को भूकंप रोधी बनाना कितना जरूरी है, और इस नियम को पूरी तरह से अनिवार्य कर देना चाहिए हमारे देश में भी।
इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हमें बहुत मजबूत करना चाहिए। भूकंप एक ऐसा संकट है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ सावधानी बरत के इससे होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है, जो हम जापान से सीख सकते हैं। अब देखिए, वेनेजुएला में इतनी तबाही हुई है, अब भारत वेनेजुएला को अपनी मदद भेज रहा है और भारत ने वहाँ पर एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है दोस्ती। भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट सहित ज़रूरत का तमाम सामान वेनेजुएला भेजा गया है भारत सरकार की तरफ से। आपने देखा कि कैसे जापान ने भूकंप जैसे बड़े संकट से निपटने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कड़े कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। ये तो बड़ी बात है, भूकंप, बिल्डिंग्स, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जापान में छोटा सा भ्रष्टाचार भी अगर कर दिया जाए किसी ने तो सरकार एक्शन लेती है। जापान में हाल ही में आइसक्रीम के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दे पर भी भ्रष्टाचार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पिछले हफ्ते जापान फेयर ट्रेड कमीशन ने जापान की आइसक्रीम बनाने वाली 6 बड़ी कंपनियों के दफ्तरों पर छापे मारे और इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। ये एजेंसी जो जापान में मैं बता रहा हूं, ये जापान में खाने पीने के सामानों की कीमतों की निगरानी करने वाली एक सरकारी संस्था है। मतलब जापान में खाने पीने की कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर भी एक संस्था है जो नज़र रखती है और वो देखते हैं कि कोई खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा दाम तो नहीं बढ़ा रही। और इन आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों पर यही आरोप है कि इन्होंने आपस में मिली भगत करके आइसक्रीम की कीमतें बढ़ाने की एक साजिश रची और सारी बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक साथ सबने आइसक्रीम के दाम बढ़ा दिए। जबकि इन कंपनियों का कहना है कि महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण यह दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। लेकिन जांच एजेंसियों को यह शक है कि ये कंपनियां महंगाई के नाम पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हर साल जानबूझकर कीमतें बढ़ा देती हैं। वर्ष 2022 से लगातार हर साल गर्मियों में आइसक्रीम की ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर अपनी आइसक्रीम की कीमतें बढ़ाती आ रही हैं। कीमत बढ़ाने के समय और बढ़ाए गए का जो समय, जिस समय कीमत बढ़ाई जाती है वो समय और बढ़ाए गए दाम में एक खास पैटर्न दिखाई देता है। इसके बाद जांच एजेंसियों को शक हुआ और फिर उसने जांच शुरू की और फिर उन्होंने ये पाया कि ये कहते ज़रूर हैं कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है इसलिए हमने दाम बढ़ा दिया आइसक्रीम के, लेकिन रॉ मटेरियल का दाम उतना नहीं बढ़ा जितना कि आइसक्रीम का दाम बढ़ गया। जापान में आइसक्रीम इंडस्ट्री में इस तरह के कार्टेल की पहली बार इतनी बड़ी जांच हो रही है। अब अगर ये कंपनियां दोषी साबित होती हैं तो इन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और जापान की ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बताती है कि वहाँ छोटे से छोटे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाती है। तो जापान में तो आइसक्रीम का इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं हमारे देश में ऐसा हो जाए? हमारे देश में आम तौर पर कोई भी कंपनी अपने हिसाब से जब चाहे दाम बढ़ा देती है। हमारे देश में कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आइसक्रीम के दाम बढ़ जाएं और वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर छापा पड़ जाए और उससे ये पूछा जाए कि आपने इतने दाम किस आधार पर बढ़ाए हैं? जब महंगाई इतनी नहीं बढ़ी तो आपने इतने दाम कैसे बढ़ा दिए? रॉ मटेरियल उस हिसाब से महंगा नहीं हुआ तो आपने अपने प्रोडक्ट के दाम इतने कैसे बढ़ा दिए? तो आइसक्रीम जैसी चीज पर भी जापान की सरकार कितनी सेंसिटिव है, संवेदनशील है और वहां पर कानून तोड़ना कितना मुश्किल है, ये आपको समझाने के लिए आज मैंने ये खबर आपको दिखाई है। अब आपको दिखाते हैं कि अपने ठंडे और सुहावने मौसम के लिए मशहूर यूरोप में लोग आजकल कैसे गर्मी से परेशान हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग छुट्टियों में यूरोप जाते होंगे ये सोचकर कि यूरोप में ज़बरदस्त मौसम है, सुंदर जगह है, सुहावना मौसम है। यूरोप अपनी ठंड के लिए बड़ा मशहूर है। ज़्यादातर लोग जो भारत में हैं वो छुट्टियों में यूरोप जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय यूरोप के लोगों की अपनी ही हालत ख़राब है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के कुछ शहरों में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी वहाँ उतनी ही गर्मी पड़ रही है जितनी भारत में इस समय हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में। पूरे यूरोप में गर्मी से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्हें गर्मी झेलने की आदत भी नहीं है, इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
यूरोप की पहचान एक ऐसे महाद्वीप की रही है जहां बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए वहां के ज़्यादातर घरों में ना तो पंखे हैं और ना ही एयर कंडीशनर्स हैं। आप में से जो लोग यूरोप गए हैं, इन देशों में गए हैं, उन्होंने देखा होगा वहां किसी भी घर में या किसी होटल में पंखे नहीं होते। पंखे इसलिए नहीं होते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती पंखे की। वहाँ मौसम इतना सुहावना रहता है, ठंडा रहता है कि पंखा चलाने की भी नौबत नहीं आती, इसलिए वहाँ पंखा मिलता ही नहीं। किसी बिल्डिंग में पंखा नहीं है। लेकिन अब वहाँ के बाज़ारों में पंखे और एसी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये जो यूरोप की कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है कि यूरोप में इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक अभी हमें लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर यूरोप में इतनी गर्मी इस बार पड़ क्यों रही है। विकसित भारत का विकसित भारत। जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है। सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं। भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक से पहले आपको यूरोप की गर्मी के बारे में बता रहे थे और वहाँ के लगभग 50 करोड़ लोगों ने अब तक इतिहास में ऐसी गर्मी नहीं झेली थी। यूरोप के ज़्यादातर घर और बिल्डिंग्स ठंड से बचने के लिए इस प्रकार से बनाए गए हैं कि घर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रहें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। तो घरों का जो निर्माण है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि जो घर हैं वो ठंड से बचा सकें। घरों में बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं, खिड़कियाँ बहुत छोटी होती हैं और पंखे और एसी का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए इस प्रकार के घरों में रहना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल हो गया है। अब लोग गर्मी से बचने के लिए बाहर जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं या फिर बीच पर जा रहे हैं, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे। कई लोगों के पास बैटरी से चलने वाले पंखे हैं और इस तरह के बैटरी से चलने वाले पंखों की बिक्री वहाँ पर बहुत बढ़ गई है। आप इस प्रकार के लोगों को वहाँ अक्सर देखेंगे जिन्होंने बैटरी से चलने वाले ऐसे पंखे अब खरीद लिए हैं। फ्रांस में तो गर्मी की वजह से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई लोगों की मौत किसी नदी या झील में डूबने की वजह से हुई। वो गर्मी से इतने परेशान हो गए कि किसी नदी में तैरने के लिए पहुंच गए, पानी में या झील में चले गए और फिर वहीं डूब गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए सलाहें दी हैं। यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी की कई वजहें। आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है। तो पहली वजह यह है कि इस समय यूरोप के ऊपर एक शक्तिशाली उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो गर्म हवाओं को बाहर निकलने नहीं दे रहा। इसे हीट डोम कहते हैं।
कल्पना कीजिए कि आपने गर्मियों में एक बर्तन पर ऊपर ढक्कन लगा दिया, बर्तन को ढक दिया। बर्तन के अंदर की गर्मी अब बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर का तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही कुछ हीट डोम में होता है और अभी यूरोप में बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत गर्म बर्तन की तरह बन गया है जिसके ऊपर किसी ने ढक्कन लगा दिया है, इसलिए गर्मी बाहर निकल भी नहीं पा रही। दूसरा, उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं यूरोप को और ज्यादा गर्म कर रही हैं। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी अब यूरोप का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और चौथा, यूरोप के ज्यादातर घर और बिल्डिंग्स इतनी भीषण गर्मी का मुकाबला करने के लिए बने ही नहीं हैं और इसीलिए जो लोग घर में हैं उनके हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी कभी भी कैसे भी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। अब जल्दी से आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 7.6, बल्कि अब हो गया है 7.7 मिलियन। मतलब आज के एपिसोड को मिले हैं 77 लाख व्यूज। ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए हमारे पास आता है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर शांति चाहिए तो उससे बंधिए जो आपको बांधे नहीं। नमस्कार।